819960, जबकि दूसरा नंबर है 280344। तो जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि ये हफ्ता जो है ना, इस दिन, इस बुध को हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक अदीब राइटर। तो आज कौन है हमारे साथ, पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं तो फिर सलाम दुआ करते हैं उनके साथ। यूके के खूबसूरत शहर रेडिंग में मुकीम, सच्चे जज्बों की शायरा, अफसाना निगार, कॉलम नवीस, नक्काद, एक बहुत बड़ा नाम। जनाब फरखंदा रिजवी साहिबा ने पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट में जन्म लिया। उनकी तख्लीकात में 2 शेरी मजमूए, सुनो खामोशी की ज़बान दास्तान और फासले सता रहे हैं, और एक अफसानों का मजमुआ जो हकीकी कहानियां भी हैं, सच्ची कहानियां और अफसानों का मजमुआ है। फिर वो सुबह कहाँ मंजरे आम पर आकर खूब पजीराई हासिल कर चुकी हैं, और इनके बारे में बहुत से राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन नरगिस जमाल जो लिखती हैं, चंद जुमले में पढ़ती हूँ कि वो लिखती हैं कि फरखंदा रिजवी के अशार देखें, चाहे उसके तबसरे जात पर नजरें डालें, उसके मजामीन पढ़ें, एक बात साफ झलकती है, फरखंदा वो सब कुछ कह डालती है जो कहना चाहती है, बिला किसी डर और खौफ के, बिला झिझक तारीफ करती है, बेलाग तबसरा करती है, इसे किसी धड़े बंदी की परवाह नहीं, वो किसी भीड़ या मुनाफिक भीड़ों के ग्रुप का हिस्सा नहीं। तो यही फरखंदा रिजवी साहिबा आज हमारे साथ लाइन पे हैं। इस वक्त हमने उनको जहमत दी कि हमें भी कुछ टाइम दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम फरखंदा जी। वालेकुम सलाम फरा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताइए आप कैसी हैं? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नवाजिश है आपकी कि आपने हमें कॉल की और हमारे लिए बल्कि वक्त जो है आपने नाम किया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपका भी टाइम बहुत कीमती है। आप तो हर वक्त बिजी रहती हैं अपने लिखने लिखाने में, क्योंकि बहुत से अखबारात में भी आपका आता है, हम पढ़ते रहते हैं जी। तो आपसे कुछ सवालात होंगे। वैसे मैं आपके शेर भी पढ़ रही थी तो मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा पहले पढ़ दूं, लेकिन मैंने कहा चले आपकी जुबान से सुनेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारे साथी कह रहे थे कि सिलसिले मुलाकातों के न तोड़िएगा, तो हमने कहा कहाँ तोड़ रहे हैं। अब एक हफ्ता होता है महीने में जिसमें हम एक अपने राइटर्स को साथ लेकर आते हैं। तो फरखंदा जी, पहला सवाल जो है ये है कि पहले तो मुख्तसरन आप अपने बारे में बताइए ताकि जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं उनको पता चले कि कब लिखना शुरू किया और कैसे। जी, ये एक मेरा ख्याल है हमेशा हर राइटर से ये सवाल जो है ना जरूर किया जाता है। बिल्कुल यही होता है कि आपने कब लिखना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है हमारी भी एक आदत सी बन गई हुई है कि हम भी कहते हैं हम बचपन से लिखते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैंने बचपन में तो नहीं लिखा, लेकिन अपने तालीमी दौर के एक ऐसा होता है, सब शौक उसी वक्त पूरे किए जाते हैं। तो अपने तालीम के दौरान ही मेरा ख्याल है कि मैंने सही जो लिखना शुरू किया, छोटी मोटी चीजें तो लिखती रही, अखबार जहाँ था उसमें, हमारे खवातीन आता था उसमें भी, लेकिन जो मुसलसल जो एक सिलसिला शुरू किया वो मेरा 1980 में शुरू हुआ। जी, अच्छा। तो अपना पहले एक अफसाना लिखा, बहुत मुख्तसर, फिर उसके बाद शायरी की तरफ आए, और शायरी में भी मैंने ज्यादातर जो है ना आजाद नज़्में लिखी हैं। अच्छा। पहले जो मेरी दोनों किताबें जैसे कि आप भी जिक्र कर चुकी हैं, जी जी, सुनो खामोशी की दास्तान और फासले सता रहे हैं, ये मेरे आजाद शेरी मजमूए थे। अच्छा। और मैं वैसे गजल भी लिखती हूँ, ये नहीं कि गजल पे तवज्जो नहीं दी। जी जी। तो उस वक्त जब मैंने अपनी 2 किताबों की अशात करवाई तो उसमें ये था कि मैंने कोई अपना उस्ताद जो है मुकर्रर नहीं किया था। मेरी एक बयानी थी जो मैं सोचती वो लिखती, और उस वक्त कहते हैं ना कि एक जज्बा सा होता है जब आप कलम हाथ में पकड़ते हैं तो आपके ख्यालात जो होते हैं उस कलम में समोते जाते हैं। तो बस वही एक शौक था जो मुझे अभी तक मजबूर करता है भाई कलम कभी हाथ से मत छोड़िएगा। तो अभी फिर उसके बाद जो अफसानों का मजमूआ माशाल्लाह ये है कि मुझे हर तरह से उसकी अच्छी फीडबैक मिली, और जब अच्छी फीडबैक मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम फिर से लिखना शुरू करते हैं। जी, हिम्मत बढ़ती है।
तो बस ये 1980 से जो सिलसिला चला था वो अभी तक चल रहा है। बहुत खूब है, और इसको रोकिएगा कभी नहीं, क्योंकि कलम हाथ से वैसे राइटर के छूटता भी नहीं है। ये तो एक आदत सी होती है। ये तो खाने के साथ साथ हमारी आदतें भी ये जो है ना पुख्ता होती जाती है। तो फरगंदा जी, अदबी हवाले से क्या घर से माहौल हासिल हुआ था आपको? जी बिल्कुल भी नहीं। ये वैसे बड़ी अनयूजुअल सी बात है जी। कि लोग कहते हैं कि अदबी घराना होता है तो वो बच्चा जो होता है ना जी। वो फिर उस कलम से भी मोहब्बत करता है, कागजों से करता है, लफ्जों से करता है। और मेरी इस सिलसिले में बदकिस्मती ये रही कि मेरे पूरी फैमिली के अंदर कोई भी अदबी हवाले से कोई भी सामने नहीं आया। अच्छा। और ना ही किसी ने मगर ये है कि मुझे हौसला अफजाई काफी मिली घर से। अच्छा। किसी ने बर्न नहीं किया, किसी ने मुझे किसी चीज पे स्टॉप नहीं किया कि आप क्या कर रही हैं, क्या लिख रही हैं। शायद वही एक जज्बा है इनका सबका जो साथ रहा, तो मैं भी आगे बढ़ती गई। माशाल्लाह मेरे आगे जो फैमिली में आई, मेरी शादी हुई 1983 में जब मैं यहाँ पे यूके में आई। तो फिर यहाँ से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरी मुखालफत की लिखने के लिए, मगर ये रहा कि मेरी अदबी घराने से ना कोई ताल्लुक है, ना मेरी फैमिली में कोई अदब नवाज है, सब बेअदब लोग हैं। चलिए, आप तो है ना जी, आप राइटर हैं। एक जरूरी नहीं होता कि एक अदबी घराना ही हो तो तब वहाँ अदीब आपके सामने आते अच्छे मिले, मोहब्बत करने वाली बहुत अच्छी दोस्तें, बहुत अच्छे राइटर जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। इनमें मैं सबसे पहले जो है अमजद भाई का नाम लेना चाहूंगी। अमजद मिर्जा साहब। जी, अमजद मिर्जा साहब का। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई मेरी की इस सिलसिले में। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप नहीं लिखा करो या अच्छा नहीं लिखती हो। ये अच्छा लिखना और बुरा लिखना ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। जब आप लिखते हैं तो ये सोच के कभी नहीं लिखते कि आपने अच्छा लिखा है। जी हाँ। अच्छा लिखने का तो आपको तब अंदाजा होता है जब आपको कोई पढ़ने के बाद उस चीज की फीडबैक मिलती है। बिल्कुल जी। तो अंदाजा होता है कि आपने अच्छा लिखा या बहुत अच्छा लिखा। जी जी। तो बहुत सारे मेहरबान दोस्त है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, राहत है, मेरे मोहतरम जो है सबसे ज्यादा सफ्तर हवाजानी साहब है, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि बस अपने लफ्जों की हिफाजत करते रहा करो। उन सब मेहरबानों की मैं बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरे कलम को कभी रुकने नहीं दिया, और वही एक सिलसिला है जो मुझे यहाँ तक लेके आ रहा है। जी। तो फरखंदा जी, वैसे आपकी पहचान जो है शायरा, अफसाना निगार और नक्काद की हैसियत से नुमाया है, तो आप इन तीनों के दरमियान किस तरह फर्क बरकरार रखती हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम एक फैमिली के अंदर रहते हैं जी, हमारे बच्चे जो है एक जैसे नहीं होते, बल्कि हम खुद को भी देख लें, हम फैमिली में होते हैं, हमारे भाई और तरह होंगे, बहनें और तरह होंगी, हमारी अपनी एक शख्सियत अलग से होगी। तो बिल्कुल एक ऐसी ही चीज है कि जब मैं शायरी के लिए कलम उठाती हूँ तो पहले लोग कहा करते थे कि चले भाई कोई सोया, उसको अलार्म हुआ और उसने वो लिख डाला। मैं अब इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए कि अब ये हमारे ख्यालात जो है ना, हर पल गुजरने वाले लम्हे जो है उनको अपने कलमों में समो रहे हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं पता ये आप इस बात से एग्री होती हैं या नहीं होती। बिल्कुल एग्री। एक टाइम था कि जब आप सिर्फ अपने लिए करते थे, अपनी सोच में लिखते थे, लेकिन अब ये हम दूसरों की सोच भी अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर वही सोचें लेके हमारे कलम में ताकत जो है बढ़ती आ रही है। फिर जब हमारे पास किताबें आती हैं, बस मुझे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है इस चीज का कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। बिल्कुल। और अभी तक मैं अपने आप को एक शागिर्द की हैसियत से लेके चल रही हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से लेके चल रही हूँ, तो मैं अभी भी जरूर पढ़ती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे पास बहुत किताबें आती हैं, मैं खुद भी खरीदती हूँ। तो फिर कोशिश करती हूँ कि जिसकी एक किताब मेरे हाथ में आए और मैं उस मुसन्निफ या मुसन्निफा के लिए चंद लफ्ज जरूर इजहार ख्याल के लिखूं। वो इसलिए कि अगर हम उन सब लिखने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिले पे चलते रहते हैं, और इन सिलसिलों को चलते रहने के लिए हमारी जो है लफ्जों की चंद लफ्ज जो है उनके लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो ये सिलसिला जो किताबों पे है वो मैं इसीलिए जारी रखे हुए हूँ कि अपना वक्त, जाहिर है हर बंदे का वक्त जो है बहुत कीमती है। जी बिल्कुल। तो उसमें
उसमें से जो भी लम्हे निकालती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं उस मुसन्निफा के नाम या मुसन्निफ के नाम वो लम्हे जरूर करूँ और अपनी सोच जो मैंने उसको समझा पढ़ा उसके बारे में जरूर इजहार करूँ। बाकी फिर आ जाती है शायरी की बात। तो शायरी जो है वो तो कहते हैं ना कि जब आप इजहार करने का एक खूबसूरत सा तरीका ही है। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं कि जज्बात का इजहार करते हैं शायद। तो बिल्कुल, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ एक शायर होके रह जाएं। जी, तो इसका कलम का मतलब तो ये है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ शायरी कर रहे हैं। तो बस मेरा भी यही था कि मैं बस पहले मैं शायरी में अफसाना लिखा, अफसाने के बाद मैं शायरी में आई, शायरी के साथ साथ अफसानों को भी जारी रखा और फिर तबसरात जो है किताबों पे उनका भी सिलसिला मेरा चलता रहा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास इतना टाइम है अपने इस लिखने के लिए। ये मेरी तस्कीन है। तो फरहाना जी, वैसे आप अपनी तख्लीकात के लिए मौजू कहाँ से लेते हैं? क्योंकि अफसाना निगार के बारे में किसी ने लिखा था कि खुद से बनाई हुई तसव्वुराती बातों को तूल देकर ये तहरीर को अफसाने का नाम देते हैं, जबकि मेरे ख्याल में तो हकीकत को अफसाना के रूप में पेश किया जाता है। आपका क्या ख्याल? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। ये अफसाने अभी हम इस चीज पर कोई तय नहीं कर पाए अफसाना और कहानी क्या होती है। जी, जब तक आप एक कहानी को अपने साथ साथ लेके नहीं चलेंगे जी, तो कुछ चीजों की होती है कि अफसाने की बात होती है कि हमने एक ख्याली कहानी को बना लिया। जी, आजकल आप देखें कि इतनी कहानियां हमारे इर्द गिर्द है जो अफसानों की सूरत में फिर रही हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो एक अपना एक छोटा सा एक मुशाहदा है कि मैं बस जो लिखती हूँ मैं उसको कभी अफसाना कह देती हूँ, कभी मैं कहानी कह देती हूँ। होता वही है कि कहानी को अफसाना कहे या कहानी को अफसाना बना दे। तो ये दो चीजें हैं कि आपको कम अज कम आप उन चीजों को जो आप एक इर्द गिर्द देख रहे होते हैं या जो भी आप कहानी लिखते हैं तो उसमें आप उन चीजों सब चीजों को समेट लेते हैं जो आपके साथ साथ होते हैं। और साथ साथ के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते तो बने होते हैं लेकिन अगर रिश्तों में एहसास नहीं होता तो फिर वो रिश्ते ही नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से ये जो है कुछ लोग जो है सिर्फ ख्याली जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव पकाते हैं, तो कहते हैं हमने अफसाना लिख लिया। तो मेरे समझ में यही है कि ये तसव्वुराती जो कहानी है यही अफसाने और यही कहानी है। सही। तो फरखंदा जी, आप अदबी रवायात में तजर्बे को किस हद तक अहमियत देती हैं? ये सबके मेरा ख्याल है अपने अपने ख्यालात और अपने अपने तजर्बात होते हैं जिंदगी के। जी। जिस जिन महफिलों में आप बैठते हैं, जिन जिन लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, कभी आपका तजुर्बा जो है कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। आप जैसे जिस अंदाज से आप जिस किसी को मिलते हैं जरूरी नहीं है आपको वो उस अंदाज से मिले। जी। तो फर्क सिर्फ ये होता है कि हम लोग कभी कभार ऐसे होता है कि हम कुछ बातों को जो अनगिनत बातें होती हैं उनको समेटते नहीं है तो वो हमारे तजुर्बात की एक कड़ी नहीं बनती। जी। तो जब उन्हीं बातों को हम समेट लेते हैं तो हम अपने तजुर्बात की कड़ी में एक जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो यही है हमारी जिंदगी के तजुर्बात ही है जो हमें यहाँ तक लेके आते हैं। तो आप वाकयाती अदब और मौजुआती अदब ये दो किस्म के होते हैं, दिन में आप किसको तरजीह देती हैं? डिपेंड करता है हालात पे। जी। आप किस मूड में बैठे हुए हैं, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही। कभी हम एक जगह ऐसी जगह पे ऐसे माहौल में बैठे होते हैं हमें एक लफ्ज भी नहीं वहां से कुछ मिलता कि हम एक लफ्ज भी लिख लें। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी जगह पे बैठे होते हैं कि हम हर बंदे के चेहरे को देख के बहुत सारी चीजें जो है अपने अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं, अपने कलम में समाने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि मुख्तलिफ तजुर्बात है आपकी जिंदगी के। कभी कोई वाकया देख लिया तो वो उसको आप कलम बंद कर लिया और कभी होता है इतनी बड़ी बात हो गई होती है आप लिख ही नहीं पाते और कभी आपको कोई छोटा सा मौजू भी सामने आ जाता है तो उस पर भी जी बिल्कुल कर लेते हैं। ये ऐसे ही एक छोटे छोटे से मेरी किताब के अंदर जो है फिर वो सब कहाँ के अंदर है ये छोटे छोटे से अफसाने हैं। मैंने बहुत तवील कहानियां नहीं लिखी इसलिए कि आज के दौर में इतना वक्त कोई भी स्पेंड नहीं करता किताबों को पढ़ने में। फरखंदा जी, मैंने पूरी
कहानियां और अफसाने, फिर वो सुबह कहाँ। वो आप और मेरे जैसे लोग बहुत कम तादाद में है ना अभी। पढ़ते जरूर हैं, ये नहीं मैं कहती नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चले एक किताब सामने आई, 2-3 कहानियां पढ़ी। मैं तो एक किताब को शुरू करती हूँ, फिर उसके जब तक आखिर तक पढ़ नहीं लूँ और उस पर लिख नहीं लूँ तो मैं दोबारा किताब जो है दूसरी पकड़ती भी नहीं हूँ जी। ये एक अपनी आदत सी है। बिल्कुल। तो आप पहले ही आपने कहा था कि आप नज़म लिखती हैं, तो वैसे आजाद गजल या नसरी नज़म के बारे में आपके ख्यालात क्या हैं? देखिए, एक वैसे तो ज्यादातर तो लड़ाई जो है इस वक्त आजाद नज़मों को मिलती है। नसरी नज़म भी लिखी है हमने जी। तो नसरी नज़म का ये आजाद नज़म में एक चीज बड़ी पसंद है मुझे कि इसमें ये होता है कि आप एक सोच लेते हो और उस सोच को आखिर तक ले जाते हो। ठीक है, बस वो एक सोच होती है आपकी। दूसरी ये होता है कि जब आप गजल लिखते हो तो गजल में हर शेर के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट सा मफहूम जो है ना वो आपका होता है कि कभी आप अपनी बात से शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर आप अपने किसी शख्सियत ऐसी जो मोहब्बत करने वाला हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे माँ है बाप है, लोगों ने एक सोच बनाई हुई है कि जो शायर है वो सिर्फ मोहब्बत करता है तो शायर बनता है जी। मैं समझती हूँ मोहब्बत करने के जरूरी नहीं है कि एक मेल का होना ही बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिसमें माँ है, बहन है, भाई है, दोस्त है। और मैंने इस चीज पे हमेशा बहुत सारी चीजों पे लिखा, ये नहीं कि मैंने माँ पे भी लिखा, मैंने अपने दोस्तों पे भी लिखा। मैंने अपनी पहली किताब तो अपनी दोस्त के नाम की थी जी। इसी तरह ये है कि जब हम नस्ल ये जो आजाद नज़म लिखते हैं ना तो उसमें मुझे लगता है ना, मुझे एक ऐसे लगता है जैसे मैंने एक काम शुरू किया उसको और तकमील तक पहुंचे। तो गजल में ये होता है कि आपको उस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप कहीं पे झोल नजर ना आ रही हो, बाहर का ख्याल हो, उसमें आपकी हर एक वो चीज जो है ना शुरू से लेके आखिर तक तो उसके लिए आप बाउंड हो जाते हैं। काफिया, रदीफ, वजन आपका जो है बिल्कुल आप जी बिल्कुल। तो इन चीजों का तो नसर में ये हमें जो है ना, ठीक है इसमें भी ख्याल रखा जाता है लेकिन इतना नहीं होता जितना गजल के अंदर होता है। तो सारी चीजों पे कहते हैं जो जिस वक्त जो दिल चाहता है कभी गजल की तरफ निकल जाती है, जिस तरह वो पानी का बहाव होता है कि रास्ते बनाता हुआ चलता जाता है, जब आप उसके आगे बंद बांधते हैं तो वो कहीं ना कहीं से और निकलने लगता है। तो ये अपनी जिंदगी के भी एक कई रुख है हमारे। तो फरकंदा जी, अदब और सकाफत के फरोग के हवाले से मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? मैं समझती हूँ कि काम बहुत कर रहा है, मीडिया बहुत काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या अपनी कंट्रियों के अंदर तो ये चीजें हैं जी कि हम उर्दू को साथ साथ लेके चलते ही आते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखती हूँ, हम एक प्रदेश में बैठे हैं, प्यारे घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितना काम उर्दू पे हो रहा है जी बहुत हो रहा है। और इससे मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि क्योंकि ये हमारे रास्ते बंद नहीं है अभी जी। ये अभी कुछ लोग कहते हैं मुतमिन नहीं है हम लोग कि जो यहाँ पे उर्दू का एक वजूद खत्म हो रहा है। मैं नहीं समझती कि खत्म हो रहा है। जब तक हम जैसे छोटे छोटे लोग जो है लिखने की अपने कलम को थामे हुए हैं, अपने लफ्जों को जगह दे रहे हैं सफ़ों पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा अदब जो है किसी हाल में भी खत्म हो सकता है और इंशाल्लाह कभी खत्म भी नहीं होगा। मेरी तो हमेशा से ये कोशिश है कि कभी ऐसा ना हो कि हम इनसे छूटे या ये हमारे से छूट जाए। तो ये जो अदब नवाज लोग हैं वो तो कभी इनको छोड़ने नहीं देंगे और कभी हम चाहेंगे भी नहीं कि ऐसा। बिल्कुल। तो एक और सवाल है फरकंदा जी कि आप ये अदबी गिरोहबंदियां जो हैं इनको किस नजर से देखती हैं? क्या इन गिरोहबंदियों ने अदब को फरोग दिया है या इसको मुतासर किया है? ये बहुत ये बड़ा अच्छा सवाल किया फरा जी आपने। ये वाकई ये जो गिरोहबंदियां हैं ये हमारे अदब के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे ये है कि जो हल्के बने हुए हैं, अगर आप उन हल्कों में अगर आपकी पहचान है
تو آپ عروج پہ ہیں, اگر میری وہاں پہ پہچان ہے تو میں عروج پہ ہوں. بالکل صحیح کہا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم یہ ہے, ٹھیک ہے, میں یہ اس میں فرق تو ہے کہ جو ہم سے بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت ان کے دیکھیں سالوں کے تجربات بھی تو دیکھیں, بالکل جی, ان کی تعلیم بھی دیکھیں, ان کا ادب نواز لوگوں میں بیٹھنا دیکھیں. جی ہم لوگوں کو کیا ملا؟ جی, ہم تو اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے ہیں ادب سے, جن کا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی لکھنے کا تعلق ہے, ان لوگوں کو بھی راستے دینے چاہیے, ان کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. بالکل نہیں ہو رہا. اور میں اس چیز کی بہت سخت مخالفت میں ہوں جی, کہ چھوٹا لکھنے والا اور بڑا لکھنے والا, اس کا فیصلہ آپ کو خود نہیں کرنا چاہیے. جی یہ تو پڑھنے والوں کو کرنے دینا چاہیے. بالکل, پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیں آپ کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی اور بالکل. پھر یہ گروہ بندیاں جو ہے, اگر آپ ایک ہو سکتا ہے ایک گروہ ہے اور دوسرا گروہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں تو میرا خیال ہے کہ ادب کو فروغ ہی ملے گا. جی بالکل, انشاءاللہ بالکل. اس چیز سے تو ہم سب متفق ہیں. جی, مگر یہ ہے کہ اللہ کرے کہ انہیں اتفاق دے. اگر یہ ہے کہ ہم کہتے ضرور ہیں, جی, لیکن حوصلہ نہیں ہے. حوصلہ نہیں, اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے لکھنے والوں کے اندر. جی. تو ایک اور سوال کہ آپ کی شاعری اور افسانہ نگاری کے حوالے سے بہت سے تجزیاتی, تنقیدی اور توصیفی مضامین لکھے گئے, آپ کو کون سا پسند ہے؟ میں ویسے سب کو ویلکم کرتی ہوں, جی, اس لیے کہ اگر میرے میں خامیاں ہیں نا, مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں, میں یہ مانتی ہوں, تو اگر کوئی ان کی نشاندہی کرتا ہے یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جی, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ میں کبھی برا نہیں مناتی. وہی آپ کا دوست ہے. میں کبھی برا نہیں مناتی ہوں. بالکل, میں اس لیے برا نہیں مناتی ہوں کہ اگر میں برا مان جاؤں گی نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میرا قلم کبھی آگے نہیں بڑھے گا. جی, تو میں اپنے جو میرے محترم, میں نے بتایا جیسے میرے بہت سارے اچھے دوست ہیں جو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور نشاندہی بھی کرتے ہیں, جی, تو میں ہمیشہ ویلکم کرتی ہوں چیزوں کا. میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ میں یہ خامیاں رہیں گی نا, جی, تو میری تحریر جو ہے نا وہ خامیوں سے بھری ہوگی. بالکل, اس میں خوبیاں کہاں سے آئیں گی؟ جی بالکل. تبھی میری نئی کتاب جو ہے اپنا پرنٹنگ کے لیے چلی گئی ہے. اچھا, تو انشاءاللہ 4-5 ویک کے بعد میری کتاب جو ہے مارکیٹ پہ آنے والی ہے. اس کا نام بھی بتا دیجیے. جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آج میں پہلی دفعہ آپ کو نام بتاؤں گی. اچھا, کتاب کا نام جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنی کسی نظم, غزل یا اس کے مصرے پہ رکھا جاتا ہے. جی, جی, تو میں نے بھی ایسے ہی کیا پہلے. اچھا, لیکن کیا ہوا کہ اس جو میں آج بات کر رہی ہوں, ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی میری اس سلسلے میں, تو یہ جو جب میں مختلف لوگوں کو, اپنے بہت محسن جو ہے میرے دوست احباب, ان کو میں نے جب اپنی کتاب کے لیے, رائے کے لیے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا. ان میں ڈاکٹر مختار الدین ہے, جن کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, جنہوں نے میری کتاب کے لیے بہت اچھا ایک مضمون لکھا. جی, اس کے بعد میرے محترم جو ہے وہ صدر حمدانی صاحب ہیں, جی, جنہوں نے میرے لیے لکھا. اور یقین مانے کہ جب میں نے ان کا مضمون پڑھا جی, تو میں نے اپنی کتاب کا نام چینج کر دیا. اچھا, میں نے اپنی ایک نظم میں اپنی کتاب کا نام رکھا تھا, لیکن جب انہوں نے مجھے اتنا اچھا تخلص دیا تو میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا. تو آپ کو بھی میں بتا دیتی ہوں. بتائیے جی. زیر لب خندہ. واہ, زیر لب خندہ بہت خوبصورت نام ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا تو میں نے اپنی کتاب کا نام جب بدلا تو مجھے میری دوست جن سے میں نے ذکر کیا نا کہ میں جی میری کتاب کا نام آپ اب پہلے والا نہیں ہے یہ, تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی ساری کتاب مکمل ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, ٹائٹل بھی بننے والا ہے اور ایک دم سے آپ نے چینج کر دیا. میں نے بولا آپ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, اور اس کی خوبصورتی کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے, بالکل جگنوں کی طرح آپ مٹھی بند کر کے ہمیشہ پھر ان لفظوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ جو نام منتخب کیا ہے پسند بھی آئے گا, اور ہمیشہ اس لفظ جو 3 لفظ لکھے گئے ہیں ان کی ہمیشہ دل میں قدر رہے گی. ویسے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. اور پھر حمدہ جی ہم ایک چھوٹی سی ایڈ بریک لیتے ہیں, آپ جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس ایڈ بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گی. تھینک یو.
Awaz FM broadcasting on 107.2 across Glasgow and online www.awazfm.co.uk. Closing down, sale is on. Closing down, sale is on. Closing down, sale. तो क्या ये जरूरी है कि किसी शायर या अदीब की तख्लीक किताबी सूरत में सामने आए तो वो शायर और अदीब कहलाएगा, वरना नहीं? आजकल का दौर जो जा रहा है इसमें ये है कि पहले में बहुत कई लोगों की तो 20 लिखा होता था इतना उन्होंने, लेकिन एक किताब भी नहीं आई होती थी जी। अब ये है कि हम लोगों के लिए ये हो गया है, आसानियां हो गई हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में बैठ के हमने चले थोड़ा बहुत जो हम लिखते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि न्यूज़ पेपरों पे जैसे मैं लिखती हूँ, मैं मैगजीन में लिखती हूँ, इंडिया पाकिस्तान से लॉट ऑफ पेपर आते हैं मेरे पास जिनमें मैं लिखती हूँ जो मैगजीन है मैगजीन की सूरत में। लेकिन क्या होता है कि ये हमारी ये सेफ नहीं रहते, ये हमारे पास से इनका ठीक है खजाना जरूर है हमारे पास, लेकिन लोग तो बस पढ़ते हैं फेंक देते हैं। तो सिर्फ ये काविश है कि हम लोग ऐसे इन चीजों सब अपनी तख्लीकात जितनी भी होती हैं इनको हम एक किताबी सूरत दे दें कि महफूज हो जाती हैं, बस ये बात होती है। बाकी ये है कि मैं नहीं समझती कि फिर आने वाले नस्लों के काम आती हैं। बिल्कुल, जो लिख रहा है वो तो लिख ही रहा है और साहिब किताब होना जरूरी नहीं है लिखने वाले के लिए कि जब तक आप साहिब किताब नहीं है तो आप शायर नहीं हो या आप अफसाना निगार नहीं हो। ये मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। ये तो आपकी पॉकेट में जितनी मनी है, बिल्कुल जितने पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप किताबी सूरत में ले आते हैं, अगर नहीं है तो नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। जी फरखंदा जी, शायर और म्यूजिक को अलग करना बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? मैं वैसे हर तरह का सुनती हूँ। अच्छा। जो कानों को अच्छा लगता है वैसे मैं ज्यादा गजलें सुनती हूँ। अच्छा। मेरी जो पसंद की हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मेहदी हसन मेरा हमेशा पसंदीदा रहा है, फेवरेट रहा है। उसके बाद मैं जगजीत सिंह को बहुत सुनती हूँ और मेरे पास बहुत एल्बम है इनकी, बल्कि समझे कि एक खजाना सा है। 1976 से जब मैं खुद मेरे हाल छठी क्लास में थी तब से लेके अभी तक वो जितनी चीजें थी मेरे पास अभी भी महफूज है और मैं अभी भी उनको सुनती हूँ वो उन गानों को भी सुनती हूँ। आज मुझे बड़ी हैरत हुई ये जो मैं कभी कभार सुनती हूँ मैं ये आपका रेडियो प्रोग्राम, लेकिन आज जितने मैंने गाने सुने वो मेरे पास मौजूद भी हैं और मैं बार बार सुनती हूँ उनको। ये इतना अच्छा पाकिस्तान का म्यूजिक है, बहुत बड़े प्यारे, ये जितने भी इनकी शायरी देख ले, इनकी मौसीकी देख ले और मेरा नहीं ख्याल कि इन नज़मों को बुलाया जा सकता है और मैं हमेशा सुनती हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। आपके पास भी बहुत वैरायटी है भाई। जी बिल्कुल, ये मेरा भी शौक है कि पाकिस्तानी जो है ना वो म्यूजिक उसकी कलेक्शन मेरे पास बहुत है और मैं रखती भी हूँ पुराने से पुराने और वही प्ले करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जी, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब मैं कभी मिस नहीं किया करूंगी, मैं जरूर सुना करूंगी। मुझे लगता है काफी वैरायटी है हमारे इस रेडियो प्रोग्राम में। बिल्कुल जी। तो फरखंदा जी 2 ही सवाल करूंगी, फिर आपका कलाम भी हमने सुनना है, वक्त भी कम रह रहा है कि आपकी जिंदगी का कोई उसूल, कोई अपने लिए तारीफ पसंद है या तनकीद? नहीं, मैं दोनों चीजों को तो हमेशा वेलकम करती हूँ, लेकिन एक चीज है कि मैं हमेशा बस एक चीज जरूर करती हूँ कि मोहब्बत जो है ना बहुत बड़ा हथियार है जी। मोहब्बत करते रहना चाहिए, नफरत को कभी अपने दिलों में जगह नहीं देनी चाहिए सही। और मैं हमेशा इस चीज पे पाबंद हूँ, मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। तो जिंदगी का मकसद आप क्या समझती हैं? इंसानियत से प्यार, जज्बात की तस्कीन या अपनी हस्ती की तकलीफ? उसके बिना तो हम नामुकम्मल है ना। बिल्कुल, उसके बिना तो हम नामुकम्मल है। अगर आपने अपने आप को मुकम्मल देखना है तो आपको एहसास भी करना है, मोहब्बत भी करनी है, कदर भी करनी है, रिश्तों का एहतराम भी करना है और इसके बिना तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कंप्लीट हो सकते हैं। तो आखिर में आप नए लिखने वाले नौआमोज लिखारियों के नाम कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि कभी कलम से मोहब्बत करनी चाहिए और कलम को हाथ से कभी नहीं छोड़ना चाहिए और लिखते रहना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो कैसा भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, बस ये है कि किताबों से मोहब्बत बहुत जरूरी है। और पहले जो लिखने वाले हैं उनको चाहिए कि वो उनकी हौसला अफजाई करें। उनके लिए तो हमारा पैगाम ही यही है कि अगर वो हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर दिल टूटते रहेंगे। उनको जताने की ना कोशिश करें कि वो प्रमोट कर रहे हैं, कलम भी टूटते रहेंगे और दिल भी टूटते रहेंगे। सही कहा आपने।
تو اب ہم آپ کو ایسے تو جانے نہیں دیں گے, ہم کلام تو ضرور سنیں گے, آپ کچھ کلام ہمارے لسنرز کے لیے. جی بالکل, میں آپ نے ایک نئی میری بالکل غزل ہے جو کہ ابھی میری آنے والی کتاب میں شامل کی ہے میں نے. اچھا. جو پہلے میں کبھی کسی پروگرام پہ بھی نہیں سنائی اور نہ ہی کسی مشاعرے میں. ذہن نصیب, یہ تو پھر اچھی بات ہے. میں آپ کو یہ غزل اپنی پیش کرتی ہوں. جی. بیٹھو بھی سر جھکائے کیا پہرو اسی طرح, بیٹھو بھی سر جھکائے کیا پہرو اسی طرح, جی. کیا اس کو روئے جاؤ گی پرسوں اسی طرح. واہ. بیٹھو گی سر جھکائے کیا پہرو اسی طرح, کیا اس کو روئے جاؤ گی برسوں اسی طرح. کب تک کرو گی ہجر میں تم اس کا انتظار, بے جان بن کے مورتی سالوں اسی طرح. بہت خوب. بے جان بن کے مورتی سالوں اسی طرح. جینے کے کرو سامان بلا کر کسی کا غم, جینے کے کرو سامان بلا کر کسی کا غم, ممکن ہے زندہ رہنا کیا صدیوں اسی طرح. واہ واہ. ممکن ہے زندہ رہنا کیا صدیوں اسی طرح. کیوں ایسے ستمگر پہ مٹی جا رہی ہو تم, کیوں ایسے ستمگر پہ مٹی جا رہی ہو تم, برسے نہ جن کی آنکھوں سے اشک اسی طرح, برسے نہ جس کی آنکھوں سے اشک اسی طرح. یہ وقت قیمتی ہے نہ ضائع کرو اسے, یہ وقت قیمتی ہے نہ ضائع کرو اسے, پھولے نہ صدا حسن کی سرسوں اسی طرح, پھولے نہ صدا حسن کی سرسوں اسی طرح. بہت خوب. سوچو کہ کب تلک یوں ہی اس کی تلاش میں, سوچو کہ کب تلک یوں ہی اس کی تلاش میں, بھٹکو گی شہر شہر اور گاؤں اسی طرح. بہت خوب. بھٹکو گی شہر شہر اور گاؤں اسی طرح. خندہ اٹھ بلائے نئی زندگی تجھے, خندہ اٹھ بلائے نئی زندگی تجھے, آگے کو تو بڑھائے جا پاؤں اپنے اسی طرح. بیٹھو بھی سر جھکائے کیا پہرو اسی طرح. بہت خوب. بس ایک کاوش تھی ایک نئی میری. بہت خوب, بہت ہی اچھی تھی. آپ کی نظر کی ہے جی. تو انشاءاللہ یہ ایک اور. اچھا بالکل. جی. میری یہ زندگی کیا زندگی ہے, میری یہ زندگی کیا زندگی ہے. جی. خوشی دل میں نہ ہونٹوں پہ ہنسی ہے, خوشی دل میں نہ ہونٹوں پہ ہنسی ہے, میری دنیا میرا اپنا اثاثہ, اداسی بے کسی اور بے بسی ہے. میری دنیا میرا اپنا اثاثہ, اداسی بے کسی اور بے بسی ہے. حسین موسم ہے دلکش ہے فضا بھی, کمی ہے تو فقط تیری کمی ہے. حسین موسم ہے دلکش ہے فضا ہے, کمی ہے تو فقط تیری کمی ہے. جلا کر دیکھ لی ہے شب میں الفت, جلا کر دیکھ لی ہے شب میں الفت, اجالے میں بھی پوشیدہ طریقی سی ہے. کرے وہ کیا جسے الفت کے بدلے زمانے بھر سے نفرت ہی ملی ہے, کرے وہ کیا جسے الفت کے بدلے زمانے بھر سے نفرت ہی ملی ہے. اگر دنیا میں خندہ ہے جنت تو اپنا گھر ہے یا دل کی گلی ہے. اگر دنیا میں خندہ ہے جنت تو اپنا گھر ہے یا دل کی گلی ہے. بہت خوب. جی واضح, بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے بڑے جگرے سے یہ سننے کی کوشش کی. نہیں, بہت اچھا کلام ہے. میرا دل کرتا ہے کہ اگر ٹائم ہوتا تو آپ سے اور بھی زیادہ سنتی, لیکن وقت کا جو ہوتی ہے قلت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے. جی. تو آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اپنی مصروف زندگی سے, اپنے مصروف, کیونکہ آپ کا تو ہر وقت رہتا ہے کچھ لکھنا لکھانا, پھر گھر کے بھی ہوتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ فرا جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جگہ دی, اور آپ کے ریڈیو کے تمام ممبران کی خدمت میں بھی میرا سلام اور بہت نوازش ہے ان کی کہ انہوں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا کہ آپ ہمیں ٹائم دے سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں. انشاءاللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ تھی محترمہ فرخندہ رضوی صاحبہ جن سے ہم بات چیت
چیت کر رہے تھے اور آواز کے ذریعے آپ کی ملاقات ان سے کروائی. ویسے کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ جنگ چھیڑی نہیں اپنے لیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی اپنے لیے, تخت پہ تم کو بٹھاؤں گا, چلا جاؤں گا. یہی ہمارا بھی مقصد ہے. اور یہ گانا ہم فرخندہ جی کے نام کرتے ہیں اور آپ تمام آواز لسنرز کے نام.